शेयर बाजार पर हावी बिकवाली का दबाव, तेज उतार चढ़ाव के साथ सेंसेक्स करीब 150 पॉइंट टूटा, मिड कैप शेयरों में तेज गिरावट। कल आने वाले इन्फोसिस के नतीजों पर है बाजार की नजर, दिसंबर तिमाही के मुकाबले ग्रोथ बढ़ने की संभावना। एटीएम्स में कैश की किल्लत से लोग परेशान, एचडीएफसी ने दूसरे बैंकों के कार्ड से पैसे निकालने पर भी लगाई रोक। 1 मई से रोज बदलेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, पुदुचेरी, विशाखापट्टनम, उदयपुर, जमशेदपुर और चंडीगढ़ से होगी शुरुआत। विपक्ष ने राष्ट्रपति से की मोदी सरकार और ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत, सोनिया, मनमोहन समेत 13 पार्टियों के नेताओं ने की मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं योर मनी। सरकार के आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य करने के बाद बड़े पैमाने पर लोग उलझन में है। दरअसल दोनों कार्ड के लिए दिए गए डिटेल्स में कोई भी अंतर होने पर यह काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब लोगों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग ने आधार को पैन से जोड़ने की प्रक्रिया आसान बना दी है और आपकी इसी उलझन को आज योर मनी सुलझाएगा। हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि आधार को पैन से जोड़ना क्यों जरूरी है और इसे आप कैसे कर सकते हैं। मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ रहे हैं फाइनेंशियल प्लानर अर्नब पंड्या और एथिका वेल्थ मैनेजमेंट के डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल प्लानर निखिल कोठारी। आप दोनों का स्वागत है। तो सबसे पहले अर्नब जी, हमें दर्शकों को ये समझाना होगा कि सरकार ने आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य या जरूरी क्यों कर दिया है। देखिए, एक प्राविधान आया है कि जिसमें जब आप अगले साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाए तो उससे आपका आधार नंबर जुड़ा होना चाहिए। इससे इसका मतलब ये है कि हर एक आदमी जिसके पास एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है वो ये लिंक कर सकता है अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। अब ये इतना जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि हमने देखा कि जब भी डिमोनेटाइजेशन का पूरा प्रोसेस हो चुका है तब अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये ट्रेस नहीं कर पा रही है कि कई अकाउंट जो कई पैन से लिंक्ड है उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि काफी सारे मात्रा में ऐसे केसेस है जहां पर लोगों को ट्रेस करना भी डिफिकल्ट हो रहा है कि उनकी स्थिति क्या है। तो इस हिसाब से पूरा ट्रांसपेरेंसी के लिए अब हर एक रिटर्न के साथ एक आधार नंबर होना चाहिए जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस व्यक्ति का ये इनकम टैक्स रिटर्न है। और वो भी क्योंकि बैंकों में भी आधार अब मांगने लगे हैं तो ये पूरी सीमलेस प्रोसेस से आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पे टैक्स चोरी से बचने के लिए जो है ये नियम लागू किया जा रहा है। 1 जुलाई 2017 से ये नियम लागू भी हो जाएगा। लेकिन निखिल, जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ पे लोगों को कई सारी अड़चने आ रही है, कई सारी दिक्कतें आ रही हैं आधार को पैन से लिंक करने में, और इसके लिए भी सरकार ने 2 तरीके सुझाए हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर किस तरह की डिटेल्स एक तो मैच हो जानी चाहिए, मुझे अपने पैन को अपने आधार से अगर लिंक करना हो तो ये मैं कैसे कर सकती हूं, और मैच होने के लिए क्या क्या चीजें यहां पर देखी जा रही हैं, क्या क्या डिटेल्स देखी जा रही हैं मेरी। जब आधार से आप पैन को लिंक कर रहे हो तो आपकी 3 चीजें देखी जाती है, एक आपका नाम, एक आपका डेट ऑफ बर्थ और एक आपका जेंडर। तो ये तीनों आपकी मैच होनी चाहिए। तो जब भी आप आधार को जब पैन से लिंक करने जाओगे तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाते हो और अपना आधार को पैन से लिंक करते हो। तो आपके इनकम टैक्स वेबसाइट में आपके डिटेल्स दिए हुए रहते हैं। जब ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हो तो आपको एक अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ता है, और वो लॉगिन आईडी आपका पैन नंबर होता है और आपका जो पासवर्ड है वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो जब आप इसे लॉगिन करते हो तो वो आपको एक स्क्रीन देता है लिंकिंग ऑफ आधार। तो वहां पे जब आपके इनकम टैक्स के अंदर आपके पैन नंबर पे आपका नाम क्या लिखा गया है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका जेंडर क्या है, ये तीनों चीज आपकी आधार से मिलनी चाहिए। ये तीनों चीज मैच हो जाती है तो आप अपने आधार को अपने पैन से लिंक कर सकते हो। तो क्लियरली यहाँ पर आपको ये 3 चीजें मैच करनी है। अगर ये तीनों चीजें मैच हो जाती तो आसानी से आपका पैन और आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कहाँ ऑनलाइन क्या मैं कर सकती हूँ? अगर आपको ये करना है तो आप अपने ऑनलाइन जो इनकम टैक्स के पोर्टल है वहां जाके, यहाँ एक लिंक दिया हुआ है जिसमें लिंकिंग ऑफ आधार है, तो वहां आप कर सकते हैं। अब तकलीफ तब होगी जब ये डिटेल मैच नहीं करती और एक मिसमैच आ जाता है, क्योंकि तब आपको ये एडिशनल प्रोसेस करना पड़ेगा जिसमें एक रिकंसिलिएशन हो और वहां आपके पास
दो ऑप्शंस होंगे, या तो आपका जो नेम है उसमें चेंज करवा दीजिए, या अगर चेंज कराए बिना आपको करना है तो आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, क्योंकि ये इनकम टैक्स पोर्टल में भी एक OTP लिंक्ड ऑप्शन आएगा, जिसमें अगर आपका फोन नंबर मैच करता हो मोबाइल नंबर तो, और डेट ऑफ बर्थ मैच करती हो, तो उससे आप ये चेंज कर सकते हैं। तो अर्णव जी, यहाँ पर बेसिकली अगर कोई बदलाव नहीं है, अगर पैन पे और आधार पे एक ही नाम है और तमाम डिटेल्स मेल खाती हैं, तो मैं ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ही उसे लिंक कर सकती हूँ? अगर कोई बदलाव नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा? नहीं, जैसे आप ई फाइलिंग पोर्टल पे जाके डिटेल्स एंटर करते हो, हाँ, और सब कुछ सिमिलर है तो लिंक हो जाएगा। कोई मिसमैच नहीं होगा और आपकी प्रोसेस कंप्लीट है। तो जब आप रिटर्न फाइल करो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और ये रिटर्न भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब कोई मिसमैच है तो सिस्टम में मिसमैच दिखाएगा और आप अपना आधार पैन के साथ लिंक नहीं कर पाओगे। और तभी आपको ये रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने नहीं की तो जब आप रिटर्न फाइल करने की प्रोसेस में ट्राई करोगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा। निखिल, मुझे ये बताइए कि अगर ये सब डिटेल्स मैच नहीं होती हैं तो मुझे आधार की वेबसाइट पे जाके अपनी पैन की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। किस सिनेरियोज में ये मैच नहीं होगा, आप मुझे उदाहरण के तौर पे बताइए। अगर किसी को कोई नाम में बदलाव करने हो, जैसे कि शादीशुदा महिलाएं अगर अपने मैरिड सरनेम को जोड़ना चाहती हैं, या उनके पैन कार्ड पे जुड़ा हुआ है, आधार पे नहीं जुड़ा हुआ है, किस तरह के एग्जाम्पल्स आप मुझे दे सकते हैं जिसके जरिए हम ये समझ सके कि इन सूरतों में आपकी डिटेल्स नहीं मैच होंगी? जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम अपने जब पैन कार्ड पे लिखते हैं तो अपना नेम, मिडिल नेम और सरनेम लिखते हैं, पर हो सकता है आपने आधार में खाली नेम और सरनेम दिया हो, तो वहां पर मिसमैच दिखाएगा। बहुत बार होता है कि हमारे इनिशियल जो होते हैं, जैसे हम बहुत बार अपने फादर के नाम को अपना इनिशियल बना देते हैं, तो अपना इनिशियल आपका अलग होगा, आपका नाम होगा, फिर आपका सरनेम होगा, पर हो सकता है आपने आधार में वो इनिशियल कुछ नहीं लगाया हो, तो अगर इनिशियल नहीं हो तो वापस वो नेम मिसमैच में आ जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि शादी से पहले हमने अपना पैन कार्ड ले लिया है, तो हमारा पैन कार्ड पे हमारा जो सरनेम है वो अभी भी पूरा पहले शादी से पहले वाला सरनेम है, और जब आधार कार्ड हमने शादी के बाद बनाया था उसमें हमने अपना नया सरनेम डाला है, तो वापस वो वहां पे मिसमैच दिखाएगा। तो ये बहुत सारे सिनेरियो है जहां पे नेम मिसमैच हो सकते हैं। अगर जहां पे भी नेम मिसमैच होता है, जैसे अर्णव जी ने कहा था कि वो आपको अपना नेम को रेक्टिफाई कराना पड़ेगा, और बाद में आपको दोनों जो आपका आधार पे नाम है और आपका जो पैन पे नाम है दोनों सेम होना पड़ेगा। अर्णव जी, मुझे ये बताइए कि अब अगर मुझे मैच करवाना है और डिटेल्स अगर मैच नहीं हो रही थी, मैंने आधार की वेबसाइट पे जाके अपना पैन का जो स्कैन कॉपी है वो भी अपलोड तो कर दिया है, मुझे कैसे पता चलेगा? कोई इंटीमेशन मुझे आएगा जिसके जरिए मुझे ये समझ में आ जाए कि अब ये लिंक हो चुका है, आधार पैन से लिंक हो चुका है? किसी ना किसी इंटीमेशन मुझे दी जाएगी? नहीं, जब आपको रेक्टिफिकेशन करना है नेम में, तो आपको आधार की वेबसाइट पे जाके स्कैन कॉपी पैन कार्ड की अपलोड करनी होगी, और तब आधार में चेंज होगा जो नेम है, और वो पैन कार्ड से मैच होगा। वो प्रक्रिया खत्म होने के बाद आपको जाके वापस अपने इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पे तो ये डिटेल्स एंटर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब आप करते हो और वो सिस्टम एक्सेप्ट करता है तब आपकी जो लिंकिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। तो जब आप आधार पे कुछ करते हो वो चेंज ऑफ नेम के लिए आप कर रहे हो, और वो करने के बाद आपको लिंक तो वापस आगे जाके करना ही पड़ेगा। तो क्लियरली हमने आपको समझा दिया है, पूरी प्रक्रिया आपको बता दी है जिसके जरिए आप अपने आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं अगर किसी भी जानकारी में कुछ भी चीज मैच नहीं हो पा रही है। साथ ही आपको एक बार फिर से बता दें कि 1 जुलाई 2017 से ये नियम लागू हो जाएगा और जल्द से जल्द आप ये काम पूरा ऑनलाइन ही कर सकते हैं। अगर कोई बदलाव नहीं है पैन में और आधार में तो आप ई फाइलिंग के पोर्टल यानी उनकी वेबसाइट पे जाके मैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं आधार को पैन से, और अगर कोई बदलाव है तो आपको आधार की वेबसाइट पे जाके अपने पैन कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। रुकते एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद योर मनी में हम आपको आज समझाएंगे कि कैसे सैलरी क्लास को इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन भरना चाहिए, क्यों जरूरी है सोच समझ के डिक्लेरेशन भरना, निवेश का डिक्लेरेशन भरना, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद।
योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन भरना चाहिए। सैलरीड क्लास खासतौर से इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन भरने में बहुत ज्यादा सोचते हैं क्योंकि पूरे साल की इन्वेस्टमेंट आपको करनी होती है, लेकिन जो पहली बार भर रहे हैं उनको आज योर मनी खासतौर से बताएगा कि क्यों इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन भरना जरूरी है और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन हम भरते तो हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे अगर मैं समझना चाहूं तो डिक्लेरेशन भरने का मतलब क्या है? ओके, तो लॉ के हिसाब से क्या है कि अगर मैं एम्प्लॉयर हूं तो मेरे को अगर कोई एम्प्लॉय का टैक्स भरना है तो मेरे को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि हर साल हर एम्प्लॉयर आपको एक बोलता है इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन भरने के लिए। तो वो बोलते हैं कि आप अगर कोई जो बहुत सारे सेक्शंस हमारे इनकम टैक्स में है जहां पे आपको डिडक्शन मिलती है, तो उन सब सेक्शंस में अगर आप कोई निवेश कर रहे हो, आप कोई खर्चा कर रहे हो, तो उन सबको डिक्लेयर में आप उस डिक्लेरेशन में भर सकते हैं। जब भरते हो तो एम्प्लॉयर को पता है कि आपकी एक्सपेक्टेड इनकम क्या होगी इस साल में और आपके ये डिडक्शंस क्या क्या होंगे। तो वो आपकी जो एक्सपेक्टेड इनकम है उससे वो डिडक्शंस ले लेते हैं। उसके बाद आपकी नेक्स्ट टैक्सेबल इनकम कितनी है और वो नेट टैक्सेबल इनकम जो आपको देना है उस पर आपका कितना टैक्स लगेगा, और जितना जो टैक्स लगेगा, एग्जांपल लेते हैं कि आपका साल का पूरा टैक्स आएगा 25,000 रुपए। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो 25,000 को डिवाइड बाय 12 करके हर महीने वो फिक्स अमाउंट वो आपके सैलरी से डिडक्ट करते रहेंगे। तो इससे क्या फायदा होता है कि एम्प्लॉयर हर महीने सैलरी टीडीएस डिडक्ट करते रहते हैं, और एज ए एम्प्लॉय को क्या फायदा होता है कि उनको अचानक में मार्च ऐसा नहीं हो कि फरवरी मार्च में अचानक इतना टैक्स भरना पड़े, और इनके हर महीने डिडक्ट हो रहे हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और लास्ट में जाके उनको एक जो कंसिस्टेंटली जो इनकम आ रही है वो आती रहती है उनको। तो ये बहुत जरूरी, अगर आप नहीं भरते हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल, सैलरी तो आपकी कटेगी ही, साथ में डिटेल में आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन अगर आप समय पे नहीं भरते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आगे चलकर आ सकती है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है अपने साल भर की इन्वेस्टमेंट्स को भी प्लान करने के लिए। आपको अपनी सैलरी कटने से तो बचाना ही होगा, लेकिन साथ ही निवेश के लिहाज से, पोर्टफोलियो के लिहाज से भी आपको डिक्लेरेशन भर लेना चाहिए। जी, आपको जैसे हम कहते हैं कि आपके फाइनेंशियल के स्टार्ट में आपको प्लानिंग करनी चाहिए, तो जब आप प्लानिंग करते हो तो इसमें पूरा आ जाता है कि आप पूरे साल में क्या करने वाले हो। और जब आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देते हो अपने एम्प्लॉयर को, तो उसमें ये प्लानिंग की सभी डिटेल्स आप कंसोलिडेट करके एक फिगर में आप अपने एम्प्लॉयर को दिखा देते हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपका कोई भी डिडक्शन हो, यानी कि सेक्शन 80C का इन्वेस्टमेंट हो, या अपना मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम हो, या आप अगर आपको HRA मिल रहा है और आप रेंट भर रहे हो और उसमें डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, तो ये सभी डिटेल्स आपको मेंशन करनी चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में। ऐसा ना हो कि कोई डिटेल्स रह जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपका टैक्स ज्यादा कट जाएगा और आपको फिर एंड ऑफ द ईयर तक इंतजार करना पड़ेगा रिफंड लेने। बिल्कुल, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर आप डिक्लेरेशन नहीं भरते हैं तो एम्प्लॉयर ज्यादा टैक्स काट सकते हैं, साथ ही आपकी निवेश की योजना लागू करने में भी आपको दिक्कत आ सकती है। जो निवेश आपने अपने साल भर के लिए प्लान किया हुआ है, योजना बना रखी है, जो भी आपके लक्ष्य है उनके तहत, उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसे पूरा करने में दिक्कत आ जाएगी, आप लेट हो जाएंगे। साथ ही एक और बड़ी दिक्कत, टैक्स रिफंड के लिए रिटर्न फाइल कर क्लेम करना पड़ेगा। एक एक करके इन तीनों बातों को हम समझेंगे। एम्प्लॉयर ज्यादा टैक्स जो काटेगा वो किस बेसिस पे कटेगा? फिर अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन नहीं दिए, अगर आप कहते हो कि मैंने जो भी आपके अलाउबल ऑप्शंस है, अगर मानो आप बोलते हैं कि मैं रेंट नहीं पे कर रहा हूं तो आपका HRA पूरा आपका टैक्सेबल इनकम आ जाता है। तो वैसे ही बहुत 80C में अगर आप बोल रहे हो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं तो वो आपकी जो डिडक्शन होता है वो आपका अलाउ नहीं होता है। तो एज ए मैंने कहा कि एम्प्लॉयर को पूरा टैक्स पे डिडक्ट करना ही पड़ेगा, TDS। तो अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया है तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो बढ़ जाएगी, और आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी तो आपका जो टैक्स अमाउंट होगा वो काफी ज्यादा होगा, तो उसके कारण वो एम्प्लॉयर उतना टैक्स काटेगा, तो आपका जो इन हैंड सैलरी आएगी वो काफी कम आएगी। तो इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि डिक्लेरेशन बहुत सोच समझ के भरे, सो दैट आपकी इन हैंड जो सैलरी है वो कम नहीं हो और वो उतना ही टैक्स कटे जितना आपको एक्चुअल में भरना है, सो दैट आपको रिफंड के लिए भी झमेला नहीं है। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रही थी, आपको टैक्स रिफंड के लिए फिर बाद में क्लेम भी भरना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जब आप अपना रिटर्न फाइल करते हो तो आपको उसमें सभी डिटेल्स भरनी पड़ती है। उसमें आपका कितना TDS हुआ और आपका एक्चुअल टैक्स कितना है, वो दोनों चीजें आ जाती हैं। तो अगर आपका ज्यादा टैक्स कट गया है तो पहले तो आपको एक लिक्विडिटी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि पूरे साल में जो आपको नेट इनकम मिलेगी वो कम होगी। दूसरी बात यह कि आप नेक्स्ट जून या जुलाई में जब अपना रिटर्न फाइल करते हो तब आपको ये रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और फिर मिलेगा। तो एक लंबा समय आ जाता है जब आप ये कैश
या अमाउंट्स जो है वो अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो इसमें ये एक तकलीफ होती है, इसीलिए पूरा इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन दे और सही इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन दे, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि आप कोई भी रकम लिख ले, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको जनवरी या फरवरी में जो आपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन किया है उसका प्रूफ देना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी आपको वो निवेश करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में क्या क्या बताना होगा, कहाँ कहाँ आप निवेश कर सकते हैं, आपको सेक्शन वाइज समझाते हैं। एटीसी के तहत बताएं कि अगर हमें कुछ डिक्लेयर करना हो अपना निवेश जो हम आगे चल के करने वाले हैं तो क्या ऑप्शन है। ओके, तो पहला सबसे बड़ा जो सेक्शन है इसमें एटीसी आता है। बिल्कुल, उसमें आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। तो 1.5 लाख में आपका बहुत सारे ऑप्शन है। आपका जो एम्प्लॉय, आपका जो खुद का प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है, आपका जो एम्प्लॉय कर रहा है वो अलग है, पर आप भी अपने ईपीएफ में पैसा डालते हो तो वो कंट्रीब्यूशन आप उसमें ले सकते हो। आपका पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन ले सकते हो। अगर आप ईएलएसएस कर रहे हो, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, वो ले सकते हो। अगर आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और उसका जो प्रीमियम भर रहे हो वो भी इसमें आ सकता है। आपका जो एनएससी सर्टिफिकेट्स है अगर आपने वो लिया हुआ है तो वो भी आ सकता है। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और उसमें प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रहा है वो आ सकता है, या आप अपने बच्चों की स्कूल फी दे रहे हो तो वो भी आ सकता है। तो एटीसी में काफी सारी चीज आते हैं, पर इन सबको मिला के 1.5 लाख से ऊपर छूट की ज्यादा छूट नहीं मिलती, सब मिला के 1.5 लाख का छूट मिलती है। अर्नब जी, 80CCD के तहत मैं एनपीएस में निवेश कर सकती हूँ? एनपीएस में आप कर सकते हो, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको डायरेक्टली ऑप्शन देता है तो वही जाता है। लेकिन अगर आप ईपीएफ में हो तो आप बाहर से भी एनपीएस में कर सकते हो और एडिशनल 50,000 का बेनिफिट ले सकते हो। तो एनपीएस में जो रकम आपने निवेश की हुई है प्लस अगर एम्प्लॉयर ने भी की हुई है तो ये डिडक्शन में आएगा। चलिए, और यहाँ पे एटी आपको बताते हैं एजुकेशन लोन पर चुकाया गया ब्याज, इसको भी आप डिक्लेरेशन में शामिल कर सकते हैं। 80D के तहत जल्दी से बताइए कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की डिक्लेरेशन, प्रीमियम की डिक्लेरेशन दे सकते हैं? हाँ जी, अगर आपने खुद की हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखी है तो आपको 25,000 रुपए तक छूट मिलती है। अगर आप अपना हेल्थ चेकअप भी करवाने हो तो उस 25,000 के अंदर 5,000 भी इंक्लूडेड है, तो अपना हेल्थ चेकअप भी इंक्लूड कर सकते हो। और अगर अपना माता पिता के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो वो उसके लिए अलग से 25 से 30,000 रुपए आपको छूट मिलती है। आखिर में 80G, अगर आपने कोई डोनेशन किया हुआ है तो उसमें भी आप देख सकते हो कि क्या कितनी अमाउंट है या कितना आप प्लान कर रहे हो डोनेशन, अल्टीमेटली इसकी प्रूफ भी आपको देनी होगी। चलिए, तो यहाँ पे हमने आपको समझा दिया है कैसे आपको इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन भरनी है और अपने लक्ष्यों के हिसाब से अगर आप ये योजना बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जुड़ेंगे हमारे दर्शकों से, बने रहे। योर मनी में वक्त आ गया है दर्शकों से जुड़ने का। राजकोट से श्याम दवे हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार श्याम जी, बताएं क्या सवाल है आपका? श्याम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ लगता है तकनीकी दिक्कत है और हम फिर से इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। 34 साल की उम्र है इनकी और परिवार में 4 सदस्य हैं और इन्होंने लगभग 6 फंड में पैसे लगाए हुए हैं। कितना लगाते हैं हालांकि हर महीना उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। पूछ रहे हैं अपने लिए टर्म प्लान कैसे ले और क्या ये ले पाएंगे या नहीं। इनकी जो इनकम है लगभग 2.5 लाख रुपए सालाना है और ऐसे में पूछ रहे हैं कि कौन सा टर्म प्लान इन्हें अपने लिए लेना चाहिए। शायद अपने फंड्स पर भी सलाह चाहते हैं, तो निखिल क्या सलाह होगी? इनके जो फंड्स है वो काफी अच्छे हैं, तो फंड्स को वो होल्ड कर सकते हैं। तो उनको ये कहूंगा कि फंड्स को अपने गोल के हिसाब से लिंक कीजिए कि आपके गोल्स क्या है उसके हिसाब से उनको लिंक कीजिए, तो आपको पता रहेगा आपको कब तक उन फंड से बने रहना है। और जो उन्होंने दूसरा सवाल लिखा है कि उनको जो टर्म इंश्योरेंस चाहिए, पर उन्होंने एक और लिखा है कि उनको बीमारी है, जो उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज होने से आपको टर्म प्लान मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक बीमारी है, तो उससे टर्म इंश्योरेंस मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि कभी भी आप इंश्योरेंस लेना हो तो जितनी जल्दी उम्र है उतना ले लीजिए, क्योंकि आपको अगर कोई बीमारी नहीं है तो आपको इंश्योरेंस आराम से मिल सकता है, और आपको अगर कोई बीमारी हो जाती है तो इंश्योरेंस मिलना बहुत मुश्किल है। मैं ये कहूंगा कि आप ट्राई कर सकते हैं, उनको 100% श्योर नहीं कि उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर ट्राई भी करते हैं उनको अगर मिल भी जाता है तो उनका प्रीमियम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा। तो मैं कहूंगा फिर भी अच्छा है, अगर मिल रहा है उनको तो टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। हमारे साथ श्याम फोन लाइन पर भी हैं। श्याम जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये बताएं, क्या आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच किया है टर्म प्लान के लिए? हाँ जी, मैंने 2 कंपनी में अप्रोच किया था। ओके। लेकिन वहाँ से मुझे रिजेक्शन मिला है। ओके, कौन कौन सी कंपनी थी वो? HDFC और ICICI। HDFC और ICICI। कोई और वो दोनों में मुझे रिजेक्शन मिला है मेरी बीमारी की वजह से। जी, आपको बताते हैं कि कहाँ आपको अप्रोच करना चाहिए। अब अर्नब जी बताएं, इसके अलावा कोई और विकल्प है इनके पास, कहीं और जा सकते हैं?
नहीं, और अगर आप ट्राई करेंगे फिर भी रिप्लाई शायद इंश्योरेंस कंपनी से सेम ही आएगा, क्योंकि इनको एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो इसीलिए ये डिफिकल्ट है इनके लिए कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मिले। लेकिन अगर चाहते हैं तो ट्राई जरूर करें कि क्या कोई और कंपनी देती है या नहीं। तो इसके लिए क्या ये ऑनलाइन जाकर रिसर्च कर सकते हैं या कोई कंपनी आप रेकमेंड करें जिनसे ये बात कर सकते हैं? नहीं, ऑनलाइन जाके रिसर्च कर सकते हैं आप। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में भी एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, तो देखें कि किस प्रकार का रिस्पांस वहां से आता है। चलिए, तो यहाँ पे टर्म प्लान मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हालांकि अगर आप पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज को अप्रोच करें तो कुछ गुंजाइश है वहां से आपको टर्म प्लान मिल जाने की। हो सकता है थोड़ा सा प्रीमियम श्याम जी हालांकि आपको ज्यादा देना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इसी के साथ इस खास चर्चा में आज शामिल होने के लिए। और योर मनी में मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।